तो चलिए गाइस पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेड इलेक्ट्रॉन फॉर क्लोरीन। क्लोरीन के लिए जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए क्वांटम नंबर का करेक्ट सेट पूछा जा रहा है आपसे, जो कि सीपीएमटी 1989 का क्वेश्चन है। देखिए आसान सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, जिसको आप कैसे लिखते हो देखिए 1s2, उसके बाद 2s2 और उसके बाद 2p6 और उसके बाद 3s2 लिखते हो, उसके बाद 3p और लास्ट में आप क्या लिखते हो 5। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये भी पेड़ है। अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3p5 में होगा। ठीक है, तो आप देखो 3 के लिए अगर आप 3 की बात करो तो n की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हो गया 3। p के रिस्पेक्ट में आप किसको लिखते हो? अजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l को, जिसकी वैल्यू होती है 1। देखो अजीमुथल क्वांटम नंबर अगर अगर यहाँ पर s ऑर्बिटल ऑर्बिट होता, सब ऑर्बिट होता तो 0 होती है l की वैल्यू। ठीक है, और अगर p होता है तो फिर 1 होती है, तो यहाँ पर l की वैल्यू 1 बनेगी, यानी कि 3 और 1। तो यहाँ पर देखो 3 1 कहाँ पर है? 3 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वो है सी, तो इसका आंसर हो गया सी। तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, इसका आंसर सीधे सीधे मिल गया आपको। ठीक है, और कोई ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज, ऑर्बिटल पूछ रहा है, दैट इज वेरी सिंपल, n स्क्वायर। बहुत आसान है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहा है ना। तो देखो जरा, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सपोज 1 हुआ, ठीक है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 1 की स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, तो आप जानते हो पहले से ही कि 1 के अंदर क्या होता है? s, जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर यहाँ पर n की वैल्यू मैं 2 रख देता सपोज, तो आपके पास ऑर्बिटल निकल के आते वो 2 की स्क्वायर होती, यानी कि 4 होते ही है। एक तो s में होता है और फिर उसके बाद क्या होता है? 3 p में होते हैं। तो ये हो गया s एंड देन p, 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो सही तो है। इसका मतलब इसका आंसर क्या बन गया? n स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो कि एम्स 1997 में पूछा गया। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट से। कहता है द स्पेक्ट्रम ऑफ He प्लस इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। देखो He प्लस की बात करो तो स्पेक्ट्रम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। तो He प्लस में इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होते हैं? देखो He के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। अगर आप He प्लस की बात करते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1। अब यहाँ पर देखो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है? देखो हीलियम में तो 2 होते हैं, ये नहीं हो सकता। लिथियम में 3 थे, एक हटा दिया तो 2, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सोडियम तो हो ही नहीं सकता, 11 होते, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आंसर है, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नॉलेजेबल क्वेश्चन है। क्या कहता है आपसे कि सोडियम क्लोराइड इम्पार्ट्स अ येलो कलर टू द बुसेन फ्लेम। ठीक है, दिस कैन बी इंटरप्रेटेड ड्यू टू, ये आपसे रीजन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना आंसर चेक कर लो, आपको आंसर आता है क्या इसका? तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ, बहुत आसान है। देखिए आपको फ्लेम्स या कलर्स क्यों दिखाई देते हैं यहाँ पर जब भी इमिशन होता है? तो ये सिंपल सा आंसर है इसका, दैट इज इमिशन ऑफ एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एज अ रेडिएशन इन द विजिबल रीजन। जब आपको कलर तभी दिखाई देंगे जब आपको विजिबल रीजन में यहाँ पर इमिशन होगा। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन था, बाकी इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट से। देखिए अगले सवाल कहता है विच क्वांटम नंबर इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कौन सा क्वांटम नंबर सफिशिएंट है? सिर्फ n ही बहुत है, आपको बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछा गया इसलिए बोल रहे हैं, बाकी के लिए नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए सिर्फ अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो आप आसानी से आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में आप आंसर बता सकते हो, जो सीपीएमटी 1984 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल n is equals to 4। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, n is equals to 4, द एनर्जी ऑफ इट्स सबशेल इज ऑफ द ऑर्डर। बहुत आसान है, सबसे ज्यादा एनर्जी। देखो यहाँ पर n प्लस एल रूल लगता है। अब आपने n तो सबके लिए कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर l देखना है। l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0 होती है। देखो n प्लस एल की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर n प्लस एल रूल लगाओगे, n की वैल्यू तो सबके लिए 4 है, तो आपको सिर्फ l को देखना है। तो L देखो S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L का वैल्यू 1 होता है, D के लिए L का वैल्यू 2 होता है और F के लिए L का वैल्यू 3 होता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? S, सबसे ज्यादा F की, फिर D की, फिर P की और फिर S की। तो यहाँ पर आंसर हो गया इसका बी, आंध्रा एमबीबीएस का क्वेश्चन था। अगले सवाल पर चलते हैं फटाफट से। सीपीएमटी 1983 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, with increase in principal quantum number the energy difference between the adjacent energy levels of hydrogen decreases। ये सबको पता है, आपने सबने स्पेक्ट्रम डायग्राम देखे हैं। देखो n=1 से लेके n=2 तक का गैप सबसे ज्यादा होता है, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 10 के करीब होता है, 10.3 या 10.2 या 10.6 इतना कुछ होता होगा, वो आप निकालना है। उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी लेवल जो है इस तरह से पास आते जाते हैं, सबने एनर्जी डायग्राम देखे हुए हैं। ठीक है, सो फाइनली जैसे जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाते हो तो इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होता है वो कम होने लगता है। सिंपल सा डिक्रीज वाला आंसर है इसका। अगले सवाल को चलते हैं।
no two electrons in an atom will have the four same quantum numbers। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये सवाल पूछा आपसे। आंध्रा एमबीबीएस 1990 का क्वेश्चन है और एमपी सीईटी 1999 का क्वेश्चन भी है ये। सो दोनों क्वेश्चन देखो, तो अनसर्टेनिटी नहीं है, हुंड रूल भी नहीं है। हुंड रूल तो पेयरिंग के रिस्पेक्ट में होता है, ये एनर्जी के रिस्पेक्ट में। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये, ए आंसर है इसका, कि दो इलेक्ट्रॉन्स के प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर्स होते हैं सारे के सारे वो सेम नहीं हो सकते, ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट अगला सवाल जो कि दिल्ली पीएमटी 1981 का क्वेश्चन है, कहता है द एग्जैक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वो कहता है कि आप 2p इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पाथ जो है वो आप क्या नहीं कर सकते हो, डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, डिटरमाइन नहीं कर सकते मतलब अनसर्टेन है, तो आंसर किस क्या हो गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सी आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन। सो चलो गाइस फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है फॉर द एनर्जी लेवल्स इन एन एटम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे करेक्ट पूछा, ठीक है, जो कि एम्स 1983 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, आपको करेक्ट ढूंढना है। तो देखिए फटाफट से, देयर आर 7 प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स, नहीं इनफाइनाइट होते हैं। देखिए आप n इक्वल्स टू 1 से आप इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हो, तो एनर्जी लेवल तो इनफाइनाइट होते हैं। 1 का ओवरऑल 7 का होते हैं, तो ये तो गलत है, सही नहीं है, आपसे सही पूछा है। द सेकंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल हैज 4, नाउ दिस इज 4 सब एनर्जी लेवल्स नहीं, जितना n का वैल्यू होता है उसमें सब शेल भी उतना ही होते हैं। यहाँ पर एक लिखा है तो एक, यहाँ पर 2 होगा तो दो सब शेल, तो ये 4 नहीं होते 2 के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा, द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल 4 कैन हैव मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वाला सही है स्टेटमेंट, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो गए, वो होता है ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर। सो ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर करके देखो तो ये स्टेटमेंट सही बैठता है। इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा, सी डी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर देखो जरा ध्यान से क्या पढ़ता है, द 4s सब एनर्जी लेवल हैज हाई एनर्जी देन 3d। अब ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी के लिए आप n प्लस एल रूल लगाते हो। n प्लस एल अगर चेक करो 4s के लिए n की वैल्यू है 4, l की वैल्यू 0 है, जबकि 3d के लिए n की वैल्यू है 3 और l का वैल्यू है 1, ठीक है, नहीं 2, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया 5। तो इसका नंबर उससे बड़ा है तो इसकी एनर्जी भी उससे बड़ी होती है। वैसे भी 3d की एनर्जी 4s से बड़ी होती है, हम पहले से जानते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं फटाफट से, जो कि है पीएमटी का क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। हाईएस्ट एनर्जी, आपको फिर से यहाँ पर n प्लस एल रूल लगाना है, जिसका n प्लस एल का वैल्यू हाईएस्ट है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी गाइज, हाईएस्ट होगी। तो फटाफट से चेक कर लेते, देखो n प्लस एल, यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर 3 और 2 5, यहाँ पर 4 और 0 4, यहाँ पर 3 और 0 3, तो यहाँ पर क्या आंसर बनता है, फटाफट से देखो, बी आंसर है इसका, जिसका n प्लस एल का वैल्यू, यहाँ पर सिंपल सा फंडामेंटल है, n प्लस एल का वैल्यू जिसका हाईएस्ट होगा, ये सिंपल सी चीज है, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। n प्लस एल की वैल्यू चेक कर लो, तो 3 और 2 5, सिर्फ बी ऑप्शन है जहां पर जो आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पीएमटी का क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर n एंड l, यहां पर लिखा हुआ है कैन बी प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अब ये एनर्जी वाले क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फिर से आपको n प्लस एल का सहारा लेना है, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू हाईएस्ट है। अब यहाँ पर देखो n प्लस एल की वैल्यू निकालो, यहाँ पर n प्लस एल दोनों को जोड़ो, 4 और 1 कितना होगा 5, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 और 2 5, तो यहाँ पर तो आप फंस गए। तो जिसमें n का वैल्यू अब ज्यादा होगा उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर n और l का वैल्यू दोनों को जोड़ो, 4 और 0 4, 3 और 1 4, तो यहाँ पर इसको कंसीडर करेंगे, जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 5 वाला, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले, उसके बाद थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड कहाँ आ रहा है, देखो फर्स्ट और थर्ड सिर्फ बी के अंदर आ रहा है, तो आंसर इसका बन गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से, जो कि सीपीएमटी का क्वेश्चन है। ये अच्छा सवाल है, जो कि एक न्यूमेरिकल है। कहता है द वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू स्टेशनरी। इंफिनिटी, देखो आप इनिशियल स्टेज कहाँ है इलेक्ट्रॉन की, इंफिनिटी। फाइनल स्टेज क्या है, स्टेशनरी स्टेज। हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन जो है 1s में होता है, तो n इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से पूछ रहा है आपको, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछता है वेवलेंथ कितनी होगी। तो आप अपन फॉर्मूला जानते हैं एनर्जी के लिए, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये स्क्वायर करनी होती है, यहाँ पर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ। देखो इनिशियल स्क्वायर ऑफ फाइनल, इसमें आप रख दो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। इनिशियल वैल्यू है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की स्क्वायर 0, तो ये तो 0 हो गया फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो एक्चुअल में 1 अपॉन लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, आर एच के।
तो यहां से आपको लेमडा का वैल्यू निकालना है, वो कितना होगा 1/RH। तो आपको रिडबर्ग कांस्टेंट का क्या करना था, सिर्फ रेसिप्रोकल लेना था इसके अंदर। तो इसका आंसर बनेगा आपका कौन सा वाला, जरा चेक कर लेते हैं आंसर। नाउ लुक एट इट, दिस इज योर आंसर, दैट इज 91 नैनोमीटर। ये आपका आंसर है, या कि 91 इंटू 10⁻⁻9। ये इसको सोल्व भी किया हुआ है, जरा ध्यान से इसको देख लो। चलो फटाफट से, तो यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है, दैट इज 91 नैनोमीटर, डी आंसर बन रहा है। ठीक है, सो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपसे, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम, है बहुत ही आसान सवाल है, कहता है द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिटल। एम्स का क्वेश्चन है, फिफ्थ ऑर्बिटल के लिए पूछा आपसे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो बोहर की थ्योरी के हिसाब से बताना है। ठीक है, बोहर की थ्योरी के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम पूछा आपसे। देखिए कौन आंसर कर पाएगा एंगुलर मोमेंटम का फिफ्थ ऑर्बिटल के लिए। तो चलो मैं इसका आंसर बताता हूं फटाफट से। देखिए इसका आंसर बनेगा डी। अब कैसे बना जरा आपको मैं बता देता हूं। बोहर की थ्योरी के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, NH/2π के। तो यहाँ पर फिफ्थ के लिए पूछा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो 5/2 कितना होता है 2.5, और ये आपका आंसर आ गया। दैट इज जो मैंने आपसे कहा था। देखो आपका आंसर क्या था, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों सवाल। अब अगले सवाल देखिए, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है RPMT के अंदर पूछा गया है। कहता है दी बोहर सीरीज ऑफ लाइंस, ये अच्छा सवाल है, दी बोहर सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थर्ड लाइन। अब वो पूछ रहा है उसके अंदर एक स्पेक्ट्रम, उसमें थर्ड लाइन पूछी है, थर्ड लाइन फ्रॉम रेड, जो तीसरी लाइन है वो रेड में, रेड एंड corresponding to which one of the following inner orbit jumps of electron for Bohr's orbit in atom of hydrogen। तो देखो अगर आप ये रेड का मतलब तो क्या हो गया, आप उसको देख पा रहे हो, इसका मतलब वो विजिबल है। और अगर विजिबल है तो आपको पता होगा कि विजिबल जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है वो किस में होता है, बामर में होता है। सो ये बामर सीरीज हुई। लाइमन में तो अल्ट्रावायलेट होता है, तो बामर में कैसा होता है, विजिबल रेज आती हैं। तो बामर का मतलब क्या है, बामर देखिए फटाफट से, बामर का मतलब होता है कि ऊपर हायर से कहां पर गिरे, n=2 पे। हायर कुछ भी हो सकता है, n=2 पर गिरे। तो n=2 यहां पर देखो, या ये तो 1 है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये 5 है, ये बामर भी नहीं हो सकती। बामर है या तो सी या फिर डी का रेडिएशन बामर है। ठीक है, ये तो पता होगा, n=2 पे गिरे तो बामर सीरीज कहलाती है। अब अगर आप 3 से 2 पर गिर रहे हैं तो सिर्फ एक ही बना, ये 3 लाइन तो सिर्फ 5 से गिरेगी तभी आएंगी 3 लाइन। ये देखिए अगर आपने ऊपर 5 से गिरा तब आपके पास 3 लाइन आएंगी। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या बन गया, डी। डी आंसर है इसका। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो 5 2 2 जाएगा तो आपको 3 लाइन दिखेगी, वो रेड कलर की होगी। अगला सवाल ले लेते हैं फटाफट से, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल of mass 60 gram moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली। पीबी पंजाब पीटी का क्वेश्चन है, पीएमटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है आपको। तो यहां पर पूछ रहा है आपसे फाइनली इज अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ की आपको वैल्यू पूछ रहा है, लेमडा की वैल्यू, डी ब्रोगली वेवलेंथ। इस पे सवाल बहुत आते हैं डी ब्रोगली के ऊपर। सो देखो डी ब्रोगली ने एक्चुअली क्या था, उसने दो एनर्जीज को इक्वल रख दिया था, E=mc² को, और दूसरा होता है E=hν या hc/λ। और यहां से उसने लेमडा का वैल्यू निकाल लिया था। अगर दोनों को इक्वल रख दो तो क्या बनेगा, h/m/v। ये v यानी कि यहां पर आइंस्टाइन के कहने पर उसने c को v के इक्वल रख दिया था, ताकि ये सारा फॉर्मूला सभी बॉडीज पर लग सके। तो यहाँ पर आपको लेमडा का वैल्यू निकालना था, h का वैल्यू जिसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। चलो मैं आपको आगे सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ फटाफट से। देखो h/mv, ये मैंने आपसे कहा था अभी। ठीक है, ये कैसे आया फॉर्मूला, देखो दो एनर्जीज को इक्वल रखने के बाद आया, सारी बॉडीज के लिए बना दिया गया। और यहां पर जरा देखो h का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻30 पर इसकी वैल्यू होती है। वैल्यू गिवन होनी चाहिए, यहाँ पर लिखी नहीं है, दी हुई होती है। मास आपको 60 दे रखा है और वेलोसिटी आपको 60 को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, केजी के अंदर। तो फाइनली वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है, जिससे आंसर आ गया 10⁻⁻33। तो इसका आंसर बनेगा 10⁻⁻33। तो ये इसका आंसर हो गया। चले हम अगले सवाल पर, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट से। देखिए जो कि AIPMT के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन को, कहता है विच सेट इज करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन 4f। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से 4f के लिए पूछ रहा है कौन सा यहाँ पर जो सेट है क्वांटम नंबर्स का वो सही है। तो n की वैल्यू तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 होगी, 4f के लिए n की वैल्यू तो 4 होगी, ये तो क्लियर हो गया। अब अजीमुथल क्वांटम नंबर ले लो, ये देखो जरा ध्यान से। l देखो, l की वैल्यू s के लिए होती है 0, p के लिए होती है 1, ठीक है, d के लिए होती है 2 और f के लिए कितनी होती है 3। तो यहाँ पर l की वैल्यू आएगी 3। तो देखो 4 3 4 3 मतलब ये ऑप्शन तो गए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब या तो आंसर होगा सी या आंसर होगा डी, उन्हीं में से एक को चूज करना है। अब एन एल उसके बाद बचता है एम। एम का वैल्यू देखो वेरी करता है -l से लेके +l तक,
यही तो होता है, यानी कि अगर एल की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू एम की वैल्यू वेरी करेगी -3 से लेके +3 के बीच में, इनके बीच में वैल्यू होगी। लेकिन ये देखो ये +4 पे लेके जा रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो इसका आंसर क्या बन गया आपके पास? सी। सो फाइनली यहाँ पर सी आंसर होगा। तो आपने अगर सी लगाया तो आपका बिल्कुल गैस सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि एम्स में पूछा गया सवाल है। कहता है आपसे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अजीमुथल क्वांटम नंबर L is equals to 1 एंड L is equals to 2 इन ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम। ये बहुत ही आसान सवाल है। इस आपको इसके लिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, जो आपको आना चाहिए। 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। L is equals to 1 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर P के अंदर भरे गए इलेक्ट्रॉन। L is equals to 2 का मतलब D के अंदर भरे हुए इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसको कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। उसके बाद 3p6, उसके बाद आता है 3d, 3d के बाद 4s। तो देखिए यहाँ पर एक लोचा यहाँ पर 1 होता है और यहाँ 5 होता है। ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो चेक करो p के अंदर कितने हैं। p के अंदर देखो यहाँ पर 6 ये रे और 6 ये रे, तो 12। d के अंदर कितने? 5। तो 12 और 5 यानी कि बी आंसर हो गया। चलो इन दोनों आंसर्स के दर्शन करा देता हूँ। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको याद होना चाहिए, ये एक एक्सेप्शनल केस था। तो दिस इज चलो आंसर्स तो मैंने आपको बता दिए, यहाँ पर आंसर्स गिवन नहीं है तो यही आंसर है इसके, ठीक है। ऊपर वाले का आंसर बनेगा सी और नीचे वाले का आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट। दीज आर दी नेक्स्ट क्वेश्चंस और ये अच्छे सवाल हैं। देखिए कहता है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन। देखो यहाँ पर ये ई और साथ में एनर्जी का फॉर्मूला भी दे दिया, सबसे अच्छी बात है। एपीएमटी के अंदर एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहता है वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम लेवल n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 2। सिंपल सा जब फॉर्मूला ही दिया है तो यहाँ पर डेल्टा ई का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना एनर्जी जो है का डिफरेंस आएगा जब, यानी कि एनर्जी यहाँ पर क्या होगी? रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी जब 1 से 2 पर जाएगा। 1 से 2 पर तो एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पर करना कुछ था नहीं। देखो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। एएफएमटी का क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है, यहाँ पर स्पीड की लाइट भी दी हुई है। तो चलो इनके आंसर का दर्शन करा देता हूँ। देखो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होता है? दैट इज 2.178 इंटू 10⁻⁸। इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोलेंगे जूल के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर होता है 1 इनिशियल अपॉन 1 माइनस। तो यहाँ पर ये देखो एनर्जी किसके इक्वल है? जो भी एनर्जी नीट होगी। देखो हमको प्लैंक के जो थ्योरी के हिसाब से पता है कि जो एनर्जी इमिट होती है उसकी वैल्यू एच न्यू के इक्वल होती है। एच न्यू मतलब एच सी बाई लेमडा। तो जो भी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी उसको किसके इक्वल रख दिया? यहाँ पर एच सी बाई लेमडा के। तो यहाँ से आपको लेमडा का वैल्यू निकालना था, सबकी वैल्यू दे रखी है और इसका आंसर बनेगा 10⁻⁻7 1.214 इंटू 10⁻⁷। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। सो फाइनली यहाँ पर आंसर बन रहा है, नाउ लुक एट 10⁻⁷ यानी ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है। कहता है आपसे द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन रुबीडियम। अब आपको रुबीडियम 37 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? देखो ये रुबीडियम आता है ग्रुप नंबर 1 में, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है एस, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर भरा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्रोमियम तक तो पता ही है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि रुबीडियम आएगा कहाँ। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में आता है पहले हाइड्रोजन जो पीरियड नंबर 1 में आता है, फिर उसके बाद लिथियम, ठीक है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद आता है रुबीडियम। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो कुछ नहीं है, 5 में एस में 1 में भरा जाता है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू तो कितनी हो गई? 5। एल की वैल्यू कितनी हो गई? 0, क्योंकि एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है। तो 5 0 कहाँ है? सिर्फ 5 0। अब ए और डी में टक्कर है। एल जब 0 होता है तो उसमें एम की वैल्यू भी 0 होती है गाइस। नाउ दिस इज -0 से +0 का मतलब क्या होता है? 0। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा? ए। तो इसके आंसर हो गया यहाँ पर ए, जो मैंने आपसे कहा था। देखो ये क्वांटम नंबर दे रखे हैं। सो ये थे मेरी तरफ से 20 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच गाइज, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।